चलिए भाई सुनिए, देखिए जो भी पाठ चल रहा था उसमें शुरुआत से जितनी भी हेडिंग थी वो हम आपको समझाने रहे, फिर कल और समझा देंगे, इसके बाद परसों से आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी नया नोट बना रहे हो, ना लिखा हो, जितना यहाँ समझ में आ जाए, जिसको लगे कि हम रफ में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं तो अपना लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, पहले अपना ध्यान से समझना है, याद कर लेना है, जो लगे सो अपना नोट कर सकते हैं, बाकी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। देखो इधर पे सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी से मिलता जुलता एक और है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक की इंग्लिश होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीसरी चीज अपन को समझना विद्युत रासायनिक श्रेणी। अभी तक अपन ने इतना ही पढ़ा था, इतना ही सीखना है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर आपने लगाए होंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पर। तो देखो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, जब किसी धातु की छड़ को, ये धातु की छड़ हो गई, मान लिया ये कॉपर धातु की छड़ है, ठीक है, मानने के लिए माना है, जिंक की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती। तो जब किसी धातु की छड़ को, देखो भाई सब लोग ध्यान से सुनना, इसलिए एक ही परिभाषा के हम दो दो तीन तीन बार रिपीट करें, और कौनों से पूछे अगर ना बनी तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनो तो एक ही बार में याद हो जाए। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, मतलब कह रहा जैसे कॉपर की छड़ है तो जो विलयन होना चाहिए ये कॉपर का ही विलयन होना चाहिए। अब धातु है, जैसे लोहा है, लोहे का विलयन कैसे बना सकते हो? कभी नहीं बनेगा, लोहे को किसी ना किसी में तो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि विलयन होता है लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो लोहे को कोनों ना कोनों में तो अपन के घोलना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो कॉपर की छड़ है तो विलयन मान लिया हमने कॉपर सल्फेट का। बात समझ में आ गई? कोई के सर जी जरूरी है कि कॉपर सल्फेट को विलयन लेवे, हम के ना लो, कॉपर क्लोराइड को ले लो, सही है ना? कोई के इसका जरूरी है क्या? तो देखो कॉपर तो है ना, ये वाला तो बदल सकता है क्योंकि ये तो विलयन बनाने के काम आ रहा है। कोई कहे कॉपर नाइट्रेट का विलयन लेना है तो भाई कॉपर नाइट्रेट का ले लो, CuNO3 का होल ट्वाइज। सबको समझ में आ गया? तो परिभाषा बन रही, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण, ये क्या हो गया लवण, लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। देखो जब धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी उस पर विभव उत्पन्न हो जाता है। विभव माने आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ विभवांतर, है ना, विभव या विभवांतर, तो विभव उत्पन्न हो जाता है, उसी विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड को अपनी भाषा में छड़ कहते हैं, तो ये छड़ तो है ही, और छड़ पर विभव उत्पन्न हो गया तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव। याद हो गई परिभाषा? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड की तुम स्पेलिंग बनाओ तो ई से चालू हो है, तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई? तो देखो उदाहरण भी क्लियर, परिभाषा भी क्लियर, ठीक है। अब इसमें देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब मानक शब्द लग गया तो मानक शब्द का मतलब ताप, टेम्परेचर फिक्स हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है लेकिन मानक में ये फिक्स हो गया 25। और सांद्रता, जिसको कहते हैं मूलर सांद्रता, मूलर सांद्रता ये हो गई 1 मूलरता। अब कोई अगर ऐसा हो जिसको मूलर सांद्रता समझ में ना आती हो, ये क्या होती है? तो देखो सांद्रता उसी को कहते हैं मूलर सांद्रता, इसी को कहते हैं मूलरता, और इसी को कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान, क्योंकि सबकी परिभाषा एक ही जैसी है, नाम भर अलग अलग है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। मूलरता की परिभाषा हमें लगा सबके याद हो है,
मूलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। ठीक है, अब आप अगर सोच के देखो 1 लीटर अपने पास बिलियन है, उसमें पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मूलरता। सेम टू सेम परिभाषा इसकी है सक्रिय द्रव्यमान की, आपने पढ़ा होगा ये 11 में, परिभाषा यही है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन जब ये शब्द आता है तो प्रदर्शित करते हैं बड़े कोष्ठक से। जैसे आपसे कोई कहे ए का सक्रिय द्रव्यमान, तो तुम चाहे हिंदी में लिख लो ए का सक्रिय द्रव्यमान, चाहे एक है बड़े कोष्ठक में लिख दो, दोनों को मतलब एक ही है। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं? बड़े कोष्ठक। तो सांद्रता कहे, चाहे मोलर सांद्रता कहे, चाहे मोलरता कहे, चाहे सक्रिय द्रव्यमान। अब मतलब समझ में आ गया? अब मतलब का अगर कोई बार बार सांद्रता सांद्रता चिल्ला रहा हो तो आप अपने दिमाग में समझ लो क्या कहना चाह रहा है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित काय की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या। ये क्लियर हो गई? अब परिभाषा सुनियो, मानक इलेक्ट्रोड विभव में ये 2 चीजें फिक्स हो गई, बाकी परिभाषा वही है। तो अपन कहेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर सांद्रता वाले बिलियन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो दोनों में सिर्फ इसका अंतर है, बाकी परिभाषा एक जैसी है। पीछे सबको याद हो गई ना? देखो सबसे ज्यादा बड़वाई जो करता है वो पीछे ही वाले विद्यार्थी करते हैं, इसलिए बार बार पीछे ही वालों को बोलते रहते हैं। पीछे वाले अगर ध्यान से सुन रहे, आगे वाले तो वैसे ही आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, आगे बैठते हैं। पीछे ही वाले दूरी बना लेते हैं, इमार साहब से दूरी बना लो और तहीं पीछे का गुटका कब जाए वही रगड़े वालों। ठीक है, कहने का मतलब पीछे वाले, इसलिए हम बार बार बोल देते हैं। अगर पीछे वालों को समझ में आ रहा माने सबके समझ में आ रहा हो, इसलिए ध्यान से समझा करो भाई। पीछे वाले भी होशियार होते हैं, बस पढ़ो ध्यान से। देखो इधर क्लियर हो गया? एक बार हम फिर से रिपीट करें, सुनिएगा। मानक शब्द लग गया तो परिभाषा क्या? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले बिलियन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होगा उसको, इसको भी प्रदर्शित करते हैं ई से, लेकिन मानक शब्द लग गया तो ऊपर 0 लगा देते। तो देखो अपन लोग अपनी भाषा में इसको कहते हैं E0, और कौन ठीक ठाक अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल है तो क्या कहते हैं E0। ठीक है ना? तो E0 अपन हो रहे तो E0 चले आओ उतराते हैं, तो E0 से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाओ भाई इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे मान लो हमने कोई श्रेणी बनाई, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा, ऐसी कोई श्रेणी बना दी। जब श्रेणी बनाई तो इसका कोई ना कोई क्रम तो होगा, तभी तो अपन ने श्रेणी बनाई। जैसे मान लीजिए कोई जब प्रार्थना करते हैं स्कूल वगैरह में तो लाइन लगती है, तो उन्होंने कहा पहले सबसे हल्को, फिर तनकू से बढ़ो, तनकू से बढ़ो, ऐसी लाइन लगा। ऐसे ये है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान से देखिएगा भाई, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं, कौन सा? इसका सबसे कम, फिर उससे ज्यादा इसका, फिर उससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका। तो परिभाषा बन गई तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। इसका सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तीनों परिभाषा क्लियर हो गई? अब इसके उपयोग है, उसी पर आधारित अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे, तो पहले उनके उपयोग समझ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन समझ लेंगे, फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे जिंक की छड़ है अपने पास और बिलियन रहे कॉपर सल्फेट को, चलेगा क्या? इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिसकी छड़ हो
विलयन भी उसी का होना चाहिए। ठीक है, कोई कहे विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे बनी तो क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव का कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे ही चलती रहे। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसको भी याद कर लेते हैं। पहले सबको याद करवा दिया था, थोड़ा बहुत अगर भूल गए हो तो फिर से अपना याददाश्त मजबूत कर लो और याद कर लो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले कौन सा? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, फिर चलिए भाई देखिए, प्रयास करो तुरंत के तुरंत लिखे, याद ना हो अब याद हो जावे, और याद हो भी जाएगी, कोई चीज कठिन नहीं है। तो देखो, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, इसका नाम टिन, इसका नाम लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा इसी को मरकरी कहते हैं, सिल्वर चांदी हो गई, प्लेटिनम, एयू हो गया गोल्ड। ठीक है, ली के 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, इतनी लाइन याद कर लो, है ना। ली के 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जो अपन बोलते हैं ना, जब अपन बोलेंगे तो इस पर गौर कर लेते हैं तो अपने आप याद हो जाता है। ली के 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। फिर दूसरी लाइन, जान कर फेंको सीडी को नीचे। ठीक है, जानकर फेंको सीडी को नीचे, तो बस इसको देखते रहो, जान कर फेंको सीडी को नीचे, इतना याद हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप देखो, पहले में ये याद किया, दूसरे में ये याद कर लिया, तीसरी लाइन और बची, सुनो प्रभात है कुत्ता हगा आगे पीटो आओ। अब जब ऐसो कुत्ता है तो क्या करने पर है? आगे आके पीटने पर है, तो कह रहा हूं आगे पीटो आओ। ठीक है, अब है कुत्ता कैसो? ऐसो, तो अब जब ऐसो है तो पीछे थोड़ी पीठ है, पीटेंगे कहां पे? आगे पीटेंगे। ठीक है, ऐसो है कुत्ता, अब तुम पीछे पीछे ही पीटेंगे होगा, पीछे नहीं पीटेंगे, कहां पीटेंगे? आगे पीटेंगे। सुनो प्रभात है कुत्ता डैश 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 आगे पीटो आओ। क्लियर हो गया सबको? जिसको थोड़ा बहुत लगे, देखो याद तो हो जाता है, बस ये होता है कि अपना दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता कि ज्यादा समय तक याद रख सके, इसलिए घर पे थोड़ा जाके रिवीजन जरूर कर लिया करें। तो ली के 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, एक लाइन हो गई। फिर जानकर फेंको सीडी को नीचे, दूसरी लाइन हो गई। तीसरी में सुनो प्रभात है कुत्ता, फिर आगे पीटो आओ। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी अपनी याद हो गई। अब देखो इसका उपयोग अपन कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, या तो याद हो ही जाती है, हो गई। इसका उपयोग ये है, पहले तो परिभाषा के हिसाब से, क्योंकि परिभाषा मेन है। परिभाषा क्या कहती है? मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम का मतलब इसका सबसे कम होगा और इसका सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम। दूसरा उपयोग क्रियाशीलता का घटता क्रम, ये दो चीजें जरूर याद रखने सब कहें, क्रियाशीलता का घटता क्रम। अब तुम सोचो, अगर अपन बोले क्रियाशीलता का घटता क्रम, इसका मतलब नीचे आओगे तो क्रियाशीलता घट जाएगी, कम होगी, तो माने सबसे पहले वाले की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा और नीचे वाले की क्रियाशीलता सबसे कम। ठीक है ना, तभी आप लोग पढ़ते हो सोना जो होता है वो किसी से क्रिया नहीं करता, इसके बाद चांदी क्रिया नहीं करती किसी से, लेकिन ज्यादा समय तक पहने रहो तो काली पड़ जाती है, नहीं पड़ जाती। अंगूठी को देख लो, चांदी की, कोई भी चांदी की चीज हो, ज्यादा समय तक पहनेंगे कुछ समय तो वो क्या होता है, हवा, पानी, धूल उसमें जमा होती जाती है, तो उस कारण इसका रंग काला हो जाता है।
जब काला हो जाता तो फिर साफ सफाई करानी पड़ती है। उससे भी कम क्रियाशील, क्योंकि आपने पढ़ लिया सबसे ज्यादा क्रियाशील ये है, सबसे कम क्रियाशील इसका नंबर आया। तो सबको पता प्लेटिनम और एयू ये किसी से भी क्रिया नहीं करते। तो सोना जो है वो किसी से क्रिया नहीं करता। किससे क्रिया करेगा? अम्लराज, नाम सुना होगा। तो अम्लराज में ये घुल जाता, बाकी ये किसी से क्रिया नहीं करता। तो इनको कहते हैं अपन अक्रिय धातुएं। ध्यान रहेगा, अक्रिय माने जो क्रिया ना करे। तो सबको पता रहता प्लेटिनम किसी से क्रिया नहीं करता, एयू सोना किसी से क्रिया नहीं करता। तो अगर पूछे तो प्लेटिनम एयू अक्रिय धातुएं हैं, उसी में ये भी शामिल हो जाता है एजी। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो इसमें दो बातें हमने सबको सिखा दी, मानक इलेक्ट्रोड विभव का, बढ़ता क्रम, क्रियाशीलता का। तो अगर आपसे पूछे सोडियम ज्यादा क्रियाशील है कि मैग्नीशियम, कौन? सोडियम यहां लिखा है, मैग्नीशियम यहां लिखा, कौन ज्यादा क्रियाशील? सोडियम, क्योंकि जो ऊपर होगा वो ज्यादा क्रियाशील, जो नीचे होगा कम क्रियाशील। ठीक, अगर हम पूछें लोहे पर किन धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद रखिएगा। लोहे पर या किसी पर भी, एक उदाहरण दे दिया हमने लोहे का, लोहे पर किसकी परत चढ़ा सकते हैं? तो देखो भाई लोहा कहां है, ये लिखा है, यह लोहा, इससे इतनी धातुएं ऊपर हैं और बाकी की सब नीचे हैं, तो किसकी परत चढ़ा देंगे? ये बीच में है ये एफी, ऊपर वाले की परत चढ़ेगी कि नीचे वाले की? नीचे वाले की। क्यों? देखो क्रिया करना बात अलग होता है, परत चढ़ाना बात अलग होता है। ठीक है, क्रिया करना बात अलग है, परत चढ़ाना अलग है। जैसे मान लो ये लिखा Zn प्लस CuSO4 और एक रिएक्शन लिख दी हमने ZnSO4 प्लस Cu इक्वल, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर आप इस तरफ का बनाना चाहो सबसे बन जाएगा, क्या बनाओगे? ZnSO4 प्लस Cu, और यहां पे SO4 इसमें लगा दोगे तो क्या बन गया? CuSO4 प्लस, अब एक अपक्रिया सही होगी, एक गलत हो जाएगी। कैसे अपन पता करेंगे? तो इसी की मदद से पता करते हैं। तो देखो भाई Zn कहां है? ये है Zn, और Cu कहां है? ये हो गया Cu। ठीक है, अगर यही भूल जाए कि क्रियाशीलता बढ़ रही कि घट रही तो कभी ना बनेगा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घट रही, इसकी कम है और Zn की ज्यादा है। भैया Zn की क्रियाशीलता ज्यादा, Zn की क्रियाशीलता ज्यादा माने Zn ताकतवर आदमी है, तो Zn ताकतवर है और ये कमजोर है। तो ताकतवर ये है और ये कमजोर है, इन दोनों को अलग अलग कर देगा और खुद चिपक जाएगा। ऐसे हुआ ना। अब यहां देखना, ताकतवर कौन है? Zn, और इससे चिपक गया। और हटाने वाला कौन है? कमजोर, हटा दे का? कमजोर हटा रहो है, हटा पे है ना, हटा पे, तो ये अब क्रिया संभव नहीं है और ये वाली अब क्रिया संभव है। बहुत सरल तरीका होता है पहचानने का। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन कभी भी पूछ ले कि ये वाली अब क्रिया संभव है कि नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते, बता देंगे सभी लोग। फिर से देख लो, अगर जिसको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो, ऐसे कई क्वेश्चन हैं। देखो Zn और Cu में तुलना करना है, Zn और Cu में, तो यहां देखा तो अपन को पता चल गया कि Zn की क्रियाशीलता ज्यादा है, और क्रियाशीलता ज्यादा का मतलब ज्यादा ताकतवर है। तो अब दिमाग लगाओ अपनो, ये ज्यादा ताकतवर है, तो ज्यादा ताकतवर कमजोरों को हटा देगा कि नहीं हटा देगा? हटा देगा, और यहां हटा दिया है, इसका मतलब ये अब क्रिया सही है। और यहां ताकतवर किसी के साथ चिपका है और हटाने वाला कौन है? कमजोर व्यक्ति, हटा देगा क्या? कभी नहीं हटा पाएगा, तो इसका मतलब ये अब क्रिया संभव नहीं है। क्लियर हो गई? तो ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट यही है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण में कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, यही तो है पहला पॉइंट।
दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है, जैसे मान लो इसको अब हटा दें, याद हो गई सबको? पहली वाली क्या है, पहली लाइन, अली महान, महान हो गए, फिर जानकर, सुनो प्रभात है, ठीक है, आगे पीटो आओ। देखिए एक क्वेश्चन ये था, दूसरा जैसे एक रिएक्शन लिखी Cu प्लस H2SO4 इक्वल CuSO4 प्लस H2, ऐसे मिलती जुलती एक और लिख दी, Zn प्लस H2SO4 इक्वल ZnSO4 प्लस H2, एक और लिख दी Fe, कोई कहे बार बार H2SO4 ही क्यों लिखा, बदल के लिखो, तो हमने बदल के लिख दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो इतनी बड़ी पढ़ ली अपन ने, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से तुलना ही में हाइड्रोजन से करना। हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन था, है के बाद, फिर ई के बाद, फिर ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि दूसरे पॉइंट में हाइड्रोजन से तुलना कर रहा है, तो हाइड्रोजन तो यहां है, इसके बाद तो अपन को याद है, ई के अलावा एरा गैरा नथु खेरा जो को मिले भी सबरी कहां है, ऊपर है। Zn कहां है, पता चल गया, ऊपर। कॉपर कहां है, Fe कहां है। तो नियम कहता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु कौन है ऊपर, Zn और Fe। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। ठीक है, अम्ल, चाहे कोई भी अम्ल हो, अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है ये वाली भी सही है और ये वाली भी सही है, लेकिन ये कहां है, हाइड्रोजन से नीचे, तो ये हाइड्रोजन नहीं निकालेगी, तो ये रिएक्शन गलत हो गई। ये दूसरा पॉइंट हो गया, पीछे समझ में आ गया सबको। देखो सरल सरल एक एक लाइन के पॉइंट है, पॉइंट पेपर में कभी नहीं पूछेगा, इस प्रकार से प्रश्न बना देगा और पूछेगा, तो पॉइंट का उपयोग यहां पे दिखाई देता है, इसलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया क्या, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु अम्ल से क्रिया करके क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकाल देगा। तो देखो इसने निकाल दिया, ये सही है। हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई तीसरी रिएक्शन देखें, तीसरा पॉइंट देखो इन दोनों में अगर अपन गौर करें, ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों रिएक्शन में गौर करें तो मान लीजिए हम कह दें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ऐसे लिखते हैं इसको E0 से। मान लीजिए हमने कह दिया इसका x वोल्ट है, कोई भी मान 2 होवे 4 होवे 6 होवे, x वोल्ट मान लिया। अब यहां देखो, यहां Zn के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो इस पर आवेश कितना है 0, और इस पर तो लिखा है 2, तो 0 से 2 हो गया, 0 से 2 हो गया, तो बढ़ गई ना आक्सीकरण संख्या, यहां 0 है और यहां 2, बढ़ गई तो आक्सीकरण। तो ये जो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसी को कह देते हैं मानक आक्सीकरण विभव। माने अगर हम हिंदी में लिखवावे भाषा के रूप में तो हम ये लिखवाएंगे, यदि कोई अभिक्रिया
ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करती है। तो तुम खुद देख लो, ऑक्सीकरण है ना, इधर 0 है, इधर कितना हो गया 2, तो ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करती है। तो उस अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोल देते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव कह देते हैं। बात समझ में आ गई? अब कोई के सर जी ये OXI क्यों लिख दिया? पूरा नाम ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण, तो इसके 3 अक्षर पहचान के लिए यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहां 2 है और यहां कितनी है, तो 2 से 0 घट गई तो अपचयन, तो इसका होगा RED माने रिडक्शन, और रिडक्शन की हिंदी अपचयन। तो अब भाषा और सुन लो, यदि कोई अभिक्रिया अपचयन को प्रदर्शित करती है, उस अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या बोलोगे? मानक अपचयन विभव कह देते हैं। क्लियर हो गया? अगर मानक ऑक्सीकरण विभव पता चल जाए और मानक अपचयन विभव पता चल जाए और कहे सेल का विद्युत वाहक बल निकालो, माने ई सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ऑक्सीडेशन वाले को और रिडक्शन वाले को। इधर 0 लगा तो इधर भी 0 लगा सकते हैं। तो अगर कोई कहे सेल का विद्युत वाहक बल बता दो, तो दोनों को जोड़ दो, मानक ऑक्सीकरण विभव, शब्दों पर गौर करना, सही बोला ना हमने, मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस मानक अपचयन विभव, 2 के जोड़ दें तो कन क्या है? ई सेल, हिंदी में बोलो, सेल का विद्युत वाहक बल। यदि जैसे आपने कोई सवाल है, सवाल को लगाया और लगाते लगाते आपका ई सेल आ गया +2, तो अगर सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आवे, धनात्मक, तो अब क्रिया संभव है, और अगर कहूं ऋणात्मक आ जाए तो अब क्रिया संभव नहीं है। अब कोई कहे संभव है, संभव नहीं है, इसका क्या मतलब? तो देखो ये वाली अपक्रिया संभव है और ये वाली अपक्रिया संभव नहीं, ऐसे ही है। अगर सवाल लगाने को आवे और तुमने ई सेल हल किया, प्लस में आ जाए उत्तर, तो अब क्रिया संभव है, और माइनस में आ जाए संभव नहीं है। तो भाषा आपने लिखी है कॉपी में, यदि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होवे तो अब क्रिया संभव होती है, और ऋणात्मक होवे तो संभव नहीं होती। एक लास्ट चीज और, चौथा पॉइंट समझ ले, इसके बाद शेष कल बता देंगे। टाइम बचो कि नहीं बचो? देखो भाई, देखो आपको याद था या नहीं था, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले चैप्टर में, उसमें कोई भी चीज कठिन नहीं है। आपको देखो सब बता दिया, सवाल जो लिखे थे उन्होंने कहा फलाना उससे क्रिया करता है या नहीं करता, संभव है, अब क्रिया संभव नहीं है, वो सब उसी में शामिल हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट कहता है, जैसे मान लो एक अपक्रिया इस प्रकार लिखी, Zn उत्क्रमणीय चिन्ह Zn+2, और एक अपक्रिया लिखी Cu उत्क्रमणीय चिन्ह Cu+2। अब अगर कोई कहे क्या ये अपक्रिया सही लिखी, तो अपन कहेंगे सही नहीं लिखी। क्यों? इधर कितना आवेश है? 0, ये तीर लगा है, इसका मतलब ये हो गई LHS, ये हो गई RHS, यहां कितना आवेश है? 2, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो बराबर हो गया, +2 -2 0, इस तरफ भी 0। अब अपनी रिएक्शन सही हो गई। ऐसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, ठीक है, तो ये अब क्रिया हो गई। अब मान लीजिए इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अपन को याद कोई नहीं करना, सवाल में अपने आप देता है। तो मान लो इसका दिया है थोड़ी देर के लिए +0.13, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है -2.6, इधर बोल्ट। चौथा पॉइंट ये कहता है, यदि किसी सेल का, देखो कोई कहे ये सेल है कि अर्ध सेल है, माने पूरा सेल है कि आधा सेल, तो पूरा सेल वो होता है जिसमें ऑक्सीकरण भी होवे और अपचयन भी होवे। इसमें दोनों नहीं है, इसमें एक ही है, ऑक्सीकरण है या अपचयन है, तो ये अर्ध सेल है। ठीक है, तो यदि कोई सेल में
जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, इन दोनों में तुलना कर लो, इसका कम है, तो जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, तुलना करने से पता चल जाएगा। अब यहां देखिएगा जो मेन बात है, ऊपर वाले तीर का अगर हम उपयोग करें, नीचे वाले को हटा दें, तो आप ये कहोगे सर जी ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक है। तो यहां कितनी है ऑक्सीकरण संख्या और यहां कितनी हो गई, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। बढ़ जाए तो क्या होता है, तो इधर लिख दिया ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण इसका हुआ है। तो ऑक्सीकरण हुआ, पदार्थ होता है उल्टा, तो इसको कहेंगे ये अपचायक पदार्थ है। देखो याद रखने का बहुत सरल तरीका है, बस ये है कि आप दिमाग में सेट भर कर लो। फिर से सुनियो, आपने ये बता दिया इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, तो पदार्थ उल्टो कह दो, तो पदार्थ कौन सो, अपचायक पदार्थ, याद रहेगा। अब हम इस तीर का उपयोग करते हैं नीचे वाले का, तो नीचे वाला कहेगा पहले कितनी थी 2, अब कितनी हो गई, घट गई, क्या हुआ, अपचयन। पदार्थ की कौन सा, ऑक्सीकारक, पदार्थ में उल्टो बोल देने, ध्यान रहे सबके। ऐसे नीचे वाले में देखो 0 से 2 हो गई, क्या हुआ, ऑक्सीकरण, पदार्थ अपचायक, और ये वाला अपने आप ऑक्सीकारक हो जाएगा। अब सुनिएगा, ये तो अपन ने पहले पहचान लिया कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। अब नियम सुनते हैं। नियम कहता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, तो कम भी पता चल गया, जिसका कम होता है उसका अपचायक प्रबल होता है, प्रबल माने ताकतवर, तो अपचायक ये है, कैसा होगा, और ऑक्सीकारक दुर्बल होता है, तो ये कैसा हो गया, दुर्बल हो गया। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है उसका ऑक्सीकारक प्रबल और अपचायक। अब अगर कोई सवाल बना दे, अगर कोई सवाल बनाए, देखो भाई Zn भी अपचायक होता है, Cu भी अपचायक होता है, बताओ इनमें से कौन ज्यादा प्रबल होगा। अब समझ में नहीं आएगा कौन ज्यादा प्रबल होगा, तो अपन ऐसे ही चेक करेंगे जैसे हमने आपको बताया। 1 मिनट और लगेगा, फिर से उसको रिपीट कर दे, सुनिएगा ध्यान से। अपचायक और ऑक्सीकारक पहचान ले हो सब जने। अगर ऑक्सीकरण हो गए पदार्थ कौन सा, और अपचयन हो गए तो पदार्थ पहचान लिया। अब इसके बाद नियम कहता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, तो इसका तो कम है, अपचायक प्रबल, तो बस अपचायक क्या हो गया, प्रबल, ऑक्सीकारक दुर्बल। इसमें उल्टा कह देना है कि जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीकारक प्रबल और अपचायक। यहां तक क्लियर हो गया। तो जिसका लिखा हो घर पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी चर्चा कल करेंगे।